गुड इवनिंग दोस्तों, मैं चंचल मकवाना पवार एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए स्मरणीय तथ्य लेकर आई हूँ जो प्रतियोगिता दर्पण से संकलित है। दोस्तों आज शुरू करते हैं। राष्ट्रीय में क्या क्या हो चुका है, क्या क्या घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं और क्या हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से चर्चा में रही उमंग क्या है। तो दोस्तों उमंग एक ऐप ई गवर्नेंस हेतु सरकारी सेवाओं का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस उमंग का लोकार्पण 22 मई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया। उमंग भारतीय सरकार का ऑल इन वन एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टीनेशनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है। ठीक है, दूसरा है भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन 2 महारत्न कंपनियों ने आपस में समझौता किया है। तो ये कंपनियां हैं दोस्तों एनटीपीसी और ओएनजीसी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ओएनजीसी ने अक्षय ऊर्जा व्यापार के वास्ते एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तीसरा है जल्द ही परिचालन प्रारंभ होने से चर्चा में रहे सामरिक महत्व के नीचों पद दारचा सड़क किन 2 स्थलों को आपस में जोड़ेगी। तो इसका आंसर है लाहौर घाटी हिमाचल और कारगिल लद्दाख। ठीक है, और इसका समरी क्या है। लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से सीधे जोड़ने वाली नीमो पदम दारचा सड़क 298 किलोमीटर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना की ताकत को और बढ़ाएगी। चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चौथा हाल ही में धान में पराली की समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा 2 जीनों की पहचान की गई। ये 2 जीन कौन कौन से हैं। तो एक है RH-T14 और एक है RH-T18। ठीक है, अब ये क्या होते हैं दोस्तों। तो पुणे स्थित अगारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गेहूं में 2 वैकल्पिक बोना करने वाले जीनों RH-T14 और RH-T18 का मानचित्रण किया। ये जीन बेहतर नामांकन ताकत और लंबे कोरियोप्टाइल के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अब 5वां क्या है, आगे चलते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो यह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इनकी नियुक्ति की गई है WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। वह जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी के जगह लेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या हो सकता है। चीन से अपना पूरा विनिर्माण परिचालन भारत में लाने से चर्चा में रही कासा एवज जिम्ब मूलतः किस देश की कंपनी है एवं यह किस चीज़ का निर्माण करती हैं। तो होगा इसका जवाब ये है जर्मनी की कंपनी और ये फुटवेयर कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी की फुटवेयर कंपनी कासा एवं जिम्ब ने अपना पूरा विनिर्माण परिचालन चीन से भारत लाने की घोषणा की है। इसके लिए उसने घरेलू जूता निर्यातक कंपनी आर्टिक इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। वॉन वेलेंट ब्रांड के नाम से जूते बनाने वाली कासा एवज जिम्ब यह कारखाना उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थापित होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ स्थापित हो सकता है, तो ये आगरा में स्थापित होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एम्फन चक्रवात को किस श्रेणी का चक्रवात घोषित किया गया और इस श्रेणी के चक्रवात की गति कितनी होती है दोस्तों। तो इसका आंसर है
सुपरसोनिक नाम रखा गया, जिसका 221 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है। तो चक्रवाती तूफान एम्फन ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई है। यह खतरा इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये एक सुपर साइक्लोन है, जिसकी वजह से चलने वाली हवा की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां, किस दुर्लभ रोग के कारण मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अभी इरफान खान का निधन हुआ है। तो किसके कारण हुआ है? तो ये नाम है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के कारण उनका अभी देहांत हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर होता है। इसे कैंसर में सिफिकेशन में 10 से 15 साल पहले जोड़ा गया। इसके बारे में पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार की पड़ताल क्रोमोग्राफिन ऐसे और क्रोमेटिन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर 9वां सवाल, विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों द्वारा परिचालित द क्लास सेंटर के सर्वश्रेष्ठ 30 निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची में भारत के कितने पाठ्यक्रम शामिल हैं दोस्तों? तो ये है 6 पाठ्यक्रम और स्वयं पोर्टल इसका नाम है। ठीक है, तो द क्लास सेंटर स्टैनफोर्ड, MIT और हार्वर्ड आदि जैसे शीर्ष विश्वविद्यालयों का एक निःशुल्क ऑनलाइन कोर्स यानी MOC एग्रीगेटर ने 2019 के सर्वश्रेष्ठ 30 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची जारी की है, जिनमें से 6 पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल के हैं। ठीक है, चर्चा में रहे विदेशी संस्थागत निवेश FPI क्या होता है दोस्तों? तो FPI क्या है? तो विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांड में 10% से कम का निवेश। विदेशी निवेशकों के द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और ब्रांड में 10% से कम का निवेश क्या कहलाता है? तो ये है FPI। ठीक है, जब विदेश निवेशक शेयर बाजार में सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के शेयर खरीदकर 10% से कम हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे FPI कहते हैं। यह निवेश शेयरों और ब्रांड के रूप में होता है। भारत सरकार के द्वारा मत्स्य पालन के संवर्धन हेतु 20,000 करोड़ के किस योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है दोस्तों? तो ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, मछली पालन के लिए सरकार ने एक योजना मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। हालांकि मत्स्य संपदा के घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के दौरान 15 मई को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 20,000 करोड़ की राशि की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां, ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ को किस क्षेत्र के विनियमन हेतु लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों उच्च शिक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मानव संसाधन विकास अधिनियम के उच्च शिक्षा विभाग का सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षिक संस्थानों HEI ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का मिशन है। इसके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ विकसित किया है। 13वां, हाल ही में चर्चा में रहे टिड्डी चेतावनी संगठन LWO की स्थापना कब हुई और इसका केंद्रीय क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो 1946 में केंद्रीय है फरीदाबाद और क्षेत्रीय जोधपुर। ठीक है, बाद में टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। इसका केंद्र मुख्यालय फरीदाबाद में है और क्षेत्रीय मुख्यालय जोधपुर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो फिर है सुदूर इलाकों में सीमा प्रबंधन के चर्चा में रहे भरनी एवं अश्लेषा क्या है? तो ये 2D और 3D राडार है। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने 2 लो लेवल लाइटवेट राडार बनाए हैं। इन्हें बॉर्डर के पास तैनात किया गया है ताकि निगरानी रखी जा सके। इन राडारों के नाम भरनी और अश्लेषा, जहां 2D रेडार है, वही अश्लेषा जो है वो 3D रेडार है। किस एयरपोर्ट को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एयरपोर्ट का स्काई टैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों?
तो ये है बेंगलुरु का कैपेगौड़ा एयरपोर्ट। इसको सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट और स्काई ट्रैक्स अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। बेंगलुरु के कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 वर्ष में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे का यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाल ही में किस अभिनेता और अभिनेत्री को क्रिटिक्स चॉइस फिल्म अवार्ड मिला है? तो ये रणवीर सिंह और गीतिका विद्या ओलियान है, उन्हें मिला है। अभिनेता रणवीर सिंह को गली बॉय फिल्म में निभाए गए किरदार के लिए हिंदी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और जोया अख्तर इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुनी गई। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी सम्मान दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गीतिका विद्या ओलियान को नवाजा गया। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म सोनी के लिए मिला है। पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गेहूं की बायो फोर्टिफाइड प्रजाति का क्या नाम है? तो नाम है MSCS 4028। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्राष्ट्रीय प्रजाति का नाम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संस्थान पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म MSC 4028 विकसित की है। इसमें उच्च प्रोटीन है कि वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के गेहूं को बायो फोर्टिफाइड किस्म MSCS 4028 विकसित की है, जिसमें उच्च प्रोटीन होता है। आगे चलते हैं। कोविड-19 के कारण चर्चा में रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ में कितना प्रतिशत सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होता है? तो ये है 2%। 1 अप्रैल 2014 को हर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड जिन्होंने 5,500 करोड़ रुपए का शुद्ध मूल्य और 1,000 करोड़ का टर्नओवर या 5 करोड़ का शुद्ध लाभ का कारोबार किया है, उन्हें 3 वित्तीय वर्षों के लिए तुरंत अपने औसत शुद्ध लाभ को कम से कम 2% नियमित सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना होगा। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास हेतु सरकार कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित कर रही है? तो दोस्तों इसका आंसर है वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर कार्यक्रम अर्पित नाम है। उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल में सरकार उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए 2018 में ऑनलाइन वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चला रही है। 2019 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो प्रोफेसर रूप मल्लिक को किया जाएगा। 2019 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो प्रोफेसर रूप मल्लिक को किया जाएगा। मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बायोलॉजिकल साइंसेज विभाग के प्रोफेसर रूप मल्लिक को 2019 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया जाएगा। प्रोफेसर मल्लिक को यह पुरस्कार जैव भौतिकी के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ यह ख़त्म होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर उसे सराहिएगा। तब तक और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।